अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। सेनेट इंतखाबात आइन के तहत खुफिया राय शुमारी के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर महफूज शुदा राय सुना दी। अदालत ने यह भी करार दिया कि वोट की सीक्रेसी हमेशा के लिए दायमी नहीं रहती। अदालत ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि सेनेट इंतखाब आइन के मुताबिक आर्टिकल 226 के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन साफ व शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का पाबंद होगा। आर्टिकल 222 के तहत पार्लियामेंट का इख्तियार है कि इलेक्शन के मामलात में कानून साजी करे। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन के लिए जद्दोजहद करे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। अदालत ने नियाज अहमद केस का हवाला देते हुए भी कहा कि वोट की सीक्रेसी दायमी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दे चुकी है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को देखा जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफ करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सदारती रेफरेंस पर राय नहीं देनी चाहिए थी। रेफरेंस में पूछा गया सवाल कानूनी नहीं है, इसलिए रेफरेंस बगैर राय के वापस भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस राय के बाद जहां अपोजिशन इसे अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रही है, तो वहीं हुकूमत का भी यही कहना है कि उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। इस सारी सूरत हाल के बाद बहुत से सवालों ने जन्म लिया है, जिनका जवाब आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये कि वोट खुफिया तरीके से डालकर बादज़ा वोट की तस्दीक की जाएगी। सवाल नंबर 2, क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की राय इतलाक के तौर पर नाफिजुल अमल होगी या सिर्फ ये एक राय ही है और इसका इतलाक ज़रूरी नहीं। सवाल नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट के बयानी को अपोजिशन की फतह माना जाए या हुकूमत की, क्योंकि दोनों ही इसके दावेदार हैं। सवाल नंबर 4, जो बलोचिस्तान और पंजाब की सीटों के साथ हो रहा है, इसे सीट एडजस्टमेंट कहेंगे या फिर कुछ और मतलब निकालें। 5वां सवाल, क्या बैलेट पेपर्स बार कोड का इस्तेमाल होगा इस मरतबा। 6वां सवाल, इन रिमार्क्स का असर यूसुफ रजा गिलानी साहब और डॉक्टर हफीज़ शेख साहब के इलेक्शन पर कितना और कैसे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जानते हैं अपने मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल एक सिरसी ब्रेक है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो बुखारी साहब। सर, ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो आज के रिमार्क्स हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से आपने यकीनन देखे हैं, ये बताइए कि आपकी क्या राय है, आपका क्या एनालिसिस है इन रिमार्क्स के हवाले से। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आज की जो जजमेंट है, हम समझते हैं कि इस्टेब्लिश किया इस जजमेंट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस मुल्क का सुप्रीम लॉ है। और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी, और बुनियादी सवाल उस पर यह था कि आया सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो आईन पाकिस्तान के तहत होते हैं या इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत। तो उस पर बेसिक बुनियादी सवाल यह था, तो उस पर उनकी ये जो ओपिनियन आया और जो वर्डिक्ट आई कि इलेक्शन जो सेनेट के हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के नीचे कंडक्ट होते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये फैसला जब हो गया कि आइन के तहत होते हैं, तो फिर आइन की जो प्रोविजंस हैं इलेक्शंस के हवाले से पार्लियामान के लिए वो लागू होती हैं। और इसलिए कि जो मौक़िफ़ इख्तियार करने की कोशिश की हुकूमत ने कि ये सीक्रेट बैलेट से नहीं होना चाहिए, शो ऑफ हैंड्स से होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत होंगे। और आर्टिकल 226 है वो कैटेगोरिकली कहता है कि सिवाय चीफ मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के बाकी तमाम इंतखाबात जो आइन के तहत होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। तो इसलिए हम समझते हैं कि आइन की बालादस्ती की बात थी और आइन भी ही बालादस्त है पाकिस्तान में, और उसके हिसाब से तमाम इदारे हैं और तमाम इदारे भी अपनी पावर्स डिराइव जो करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, पीटीआई गवर्नमेंट का ये बयानिया था, उनका कहना ये था कि हम ये सारा इसलिए करना चाहते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए, और इसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी किया गया। जो बेंच बैठा था उन्होंने रिमार्क्स ये 218 सबसेक्शन 3 के तहत उन्होंने कहा कि जी आप जो खुफिया राय शुमारी है उसी से करेंगे, लेकिन आप उसकी जांच पड़ताल
कर सकते हैं, बाद में चेक कर सकते हैं, वो हमेशा के लिए सीक्रेसी नहीं रहेगी उस वोटर के वोट की। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या ऐसा हो सकता है कि बैलेट के अंदर सारे सीक्रेट तरीके से ज़रा वो तो अब वोट डालेंगे, उसके बाद उसकी तस्दीक की जा सके, इलेक्शन कमीशन किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर, किसी पार्टी लीडर की रिक्वेस्ट के ऊपर उसको चेक कर सके? क्योंकि ये बयानियाँ पीटीआई अडॉप्ट करिए, वो कह रही है हमारी फतह है। नहीं, कत्ल नहीं, ये इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं हुकूमत वाले, और ये एक खौफ तारी करना चाहते हैं अपने मेंबरान पे, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी में बहुत सारी डिसेंट है, और उस डिसेंट को कवर करने के लिए और उनको एक खौफ दिलाने के लिए और एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इस जजमेंट को वो इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोई भी काम आइन के तहत ही होता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आइन और कानून के ताबे है। वो वही चीज़ इख्तियार करेगा रास्ता जो उन्हें आइन इख्तियार देता है या कानून इख्तियार देता है। तो ये जो जजमेंट जो कोई रेफ़र कर रहे हैं वो 1967 की, वो उसकी सिचुएशन और थी, और ये बात भी जो है, अगर इस सीक्रेसी को अबंडन करना चाहते हैं तो फिर आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और जब तक आइन में अमेंडमेंट नहीं होती, रूल्स अमेंड करने से कतन ये जो सीक्रेट बैलेट वाला कंसेप्ट है ये वेव ऑफ नहीं होता, इसलिए कि रूल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं करते। ठीक है। अच्छा, लेकिन सर जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उन्होंने कहा कि जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और चेक करें, तस्दीक करें कि कहीं पे कोई ऐसी प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करती है, आइडेंटिफाई कर लेती है और पता लगता है कि जी यहाँ नहीं, यहाँ पे वोट डाला जा रहा है, तो इससे तो बंदे फिर नॉमिनेट हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे कौन है जो पार्टी के साथ चला है, कौन है जो नहीं चला, और कहाँ पे किसने क्या किया। देखिए नहीं, इसको फिर मिस इंटरप्रेट, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात यह है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 के तहत ये उसकी जिम्मेदारी है कि फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाए, और फेयरनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को इस्टेब्लिश करने के लिए उनको टेक्नोलॉजी बिल्कुल इस्तेमाल करनी चाहिए, और वो ज़रूर करें भी। लेकिन कतन ये बात ट्रांसपेरेंसी के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हैं उनको ओवरराइड कर जाए या उनको डिफीट कर दे। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का कतन ये मकसद नहीं है कि आर्टिकल 226 को डिफीट किया जा सके उससे। ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आगे पॉलिटिकल डिबेट पे आते हैं। ये तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स से। अब आप ज़ाहिर है जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वैसे तो आपने इत्तेहाद जो है आपका पीडीएम, उसके बैनर तले आप लोगों ने कैंडिडेट सेलेक्ट किए, गिलानी साहब कंटेस्ट करने जा रहे हैं और बड़ा टफ मुकाबला है। अगर कुछ देर के लिए मैं आपसे कहूँ कि आप बस्तगी पीटीआई जो है वो ना रखे, उससे थोड़ा ज़रा साइड पे हो के आप हमें अपना एनालिसिस दें और बताएं कि डॉक्टर हफीज़ शेख साहब और गिलानी साहब का जो ये मुकाबला होने जा रहा है जिस पे तमाम नज़रें हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़े हैं गिलानी साहब? कुछ नाजरीन को हमारे बता सकते हैं आप? बिल्कुल जी, गिलानी साहब एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है इस मुल्क की, और उनकी वाबस्तगी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, और उनका जो माजी है वो भी आपके सामने है कि वो लोकल बॉडीज से आगाज़ किया उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का। उनके वालिद भी वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, तो ये एक पॉलिटिकल ख़ानदान से भी हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी से उनकी वाबस्तगी भी है। जबकि हफीज़ शेख साहब जो है वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे भी सेनेटर मुंतखब हुए थे, और आज वो इनकी क्योंकि आज पीटीआई के टिकट पे वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ मच डिफरेंस। जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो फाइनेंस के हवाले से तो आप कह सकते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमें उनकी कैपेबिलिटीज़ उस फील्ड में भी नज़र नहीं आई जब से वो मिनिस्टर बने हैं। पाकिस्तान की मईशत को कोई बेहतरी नज़र तो आती नहीं है, इकॉनमी तो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, गरीब आदमी पैसा हुआ है, महंगाई। सर अब तो चीज़ें वो कह रहे हैं बेहतर हो रही हैं, बड़ी इकॉनमी बेहतर हो रही है, सरप्लस हो रहा है हमारे जो करंट अकाउंट है। हाँ बिल्कुल बेहतर हो रही है कि गरीब को रोटी नहीं मिल रही है, ये इकॉनमी की बेहतरी है। गरीब बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, ये इकॉनमी की बेहतरी है। गरीब आदमी पेट्रोल खरीद नहीं सकता सस्ते दामों, गरीब आदमी गैस इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये इसको आप बेहतरी कहेंगे या आप कहेंगे ये इकॉनमी है, बजाय ये बेहतरी की तरफ
ये तो जवाल पजीर हो गई है। सर हुकूमत तो कहती है ना सरप्लस हो रहा है हमारे अकाउंट के अंदर, पैसे आ रहे हैं, आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि ये हमारा किया धरा नहीं है, जो हमारे से पहले हुकूमतें जा चुकी हैं, ये उनका किया हुआ सारी खराबी है जिसका खुमियाजा हम आज भुगत रहे हैं, लोग भुगत रहे हैं। जो नाकाम शख्स होता है ना, वो दूसरों पे मलबा डालता होता है और ये नाकाम हुकूमत है और ये साबका हुकूमतों में मलबा। भाई आप अपनी कारकर्दगी बता दो ना कि 2.5 सालों में आपने क्या किया, आपने कौम को क्या दिया है, कितने लोगों को रोजगार फराम किया है, कितने लोगों को आपने मकानात फराम किए हैं। तो बात यह है कि अब खुद कुछ अचीव न कर सकें, जो आपने टॉल क्लेम्स किए थे आप उन पे अमल दरामद न करा सकें और लोगों को रिलीफ न दे सकें, आप पिछली हुकूमतों में मलबा डालते। 2.5 साल में आप मुझे बता दें एक रिलीफ जो कौम को दी हो या आवाम को दी हो तो वो बता देंगे। ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि अगर गिलानी साहब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं और आ जाते हैं, क्या प्लान्स होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्या ऐसा करेंगे लोगों के लिए, आवाम के लिए कि चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ें? देखिए जी, हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि हमने जो पीडीएम की बुनियाद रखी थी पीपल्स पार्टी की एपीसी में, कि मौजूदा हुक्मरानों से इस कौम को निजात दिलवाई जाए। और उस मौका पे पीडीएम भी कायम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका कंपोनेंट है, हम उस पर कायम है। हम ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये नाअहल हैं, इनकी जो जमात है इनमें बहुत ज़्यादा तफरीक आ चुकी है, ये इश्यूज़ पे कौम को कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे। और इसलिए हम इस्टेब्लिश करते हैं कि इस इलेक्शन के ज़रिए गिलानी साहब का इंतखाब जीतना, ये इट अमाउंट्स टू नो कॉन्फिडेंस ऑफ इमरान खान और पीटीआई का ये नो कॉन्फिडेंस की शक्ल की सूरत में सामने आएगा। तो बेसिक ऑब्जेक्ट हमारा था कि इस हुकूमत से, इन नायल लोगों से। लेकिन सर इसके आ जाने से नो कॉन्फिडेंस के बड़ी एक पॉलिटिकल इंटर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगी, बड़े ऐसे लोगों को मौके मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे जो है वो चीज़ें और लोगों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। ज़ाहिर है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप वज़ीर आज़म को हटाना चाहेंगे तो फिर एक कैओस नहीं हो जाएगा एक पॉलिटिकल? यार फिर देखें, आपने आईन पाकिस्तान को देखा हुआ है? बिल्कुल देखा है। और देखा उसमें ये प्रोविजन है नो कॉन्फिडेंस की? हाँ जी बिल्कुल है। तो हम तो बात करना चाहते हैं, हम आइन पे अमल करना चाहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इन्वोक करना चाहते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की क्या बात है? तो क्या पिछले 2.5 सालों में कुछ स्टेबिलिटी दी है इन्होंने? हम तो चाहते हैं कि ये हटे और मुल्क में स्टेबिलिटी आए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त तो अच्छा था एक ब्रेक का, ब्रेक के जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हामिद खान साहब, माहिर कानून है। वेलकम टू द शो हामिद खान साहब। सर ये बताइएगा कि जो एब्सोल्यूट सीक्रेसी है ये है क्या? वोट दायमी तौर पर खुफिया नहीं रह सकेगा, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है आपके नज़दीक? नहीं, उसमें आप ये सुना रहे हैं कि जहां उन्होंने ये कहा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है जो सीक्रेसी, जहां उन्होंने ये बात कही है, लेकिन वो उन्होंने इसका हवाला दिया है एक जजमेंट का, जो संसद की जजमेंट है उसके हवाले से कहा है कि ये जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। इसलिए सीक्रेसी जो है वो आइडियल या एब्सोल्यूट नहीं है। तो वो जजमेंट में डिस्कस हुई है, लेकिन उसके बिल्कुल जो कॉन्टेक्स्ट था ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैंने समझा कि इसमें उनकी ओपिनियन में ये है कि सीक्रेसी वॉलेट किया। अच्छा ये बताएंगे हामिद साहब के जो सुप्रीम कोर्ट की राय या रिकमेंडेशन है वो कितनी नाफिजुल अमल होती है, उसकी कितनी बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन के ऊपर? नहीं, वो उन्होंने भी जो बात कही है वो यही कही है, उसमें हवाला दिया हुआ है वर्कर्स पार्टी वाले के। वो जो था वो तो वर्डिक्ट था ना, वो ओपिनियन नहीं थी, तो वो तो वहां बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर 2012 वाली जजमेंट। दूसरी बात ये है कि इसमें ओपिनियन में उन्होंने यही कहा है कि ये आइन की ये रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल 222, 230, 218,
पर वो इतना अमल दरामद करें। तो मेरे नजदीक तो ये सारी ओपिनियन जो है वो उन पर अगर एब्सोल्युटली बाइंडिंग नहीं है तो बड़ी हद तक उसको फॉलो करने का उन पर काफी हद तक जरूर। लेकिन ये बताइएगा हामिद खान साहब कि अब जो हुकूमती वज़रा हैं, हुकूमती तर्जुमान हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे मौक़िफ़ की जीत है और इस कानून के तहत जो 218 सबसेक्शन 3 है, इसके तहत इलेक्शन कमीशन चेक कर सकेगा, यानी हमें पता लग सकेगा जब 3 तारीख को सीक्रेट बैलेट हो जाएगा उसके बाद कि किसने किसको वोट डाला। वो सीक्रेट फॉर एवर फॉर लाइफ नहीं रहेगा, उसके बारे में इल्म हो जाएगा। तो इससे जो है हम जो चाहते थे साफ शफाफ मामला वो वैसे ही होगा जैसे हमने रिक्वेस्ट की थी। नहीं, मैं नहीं समझता हो सकता है वो, नहीं ना इस ओपिनियन के तहत हो सकता ना आइन के शुरुओं के तहत हो सकता। देखिए वो जो बात एक्सेप्शन सी जो दी गई है जहाँ उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट नहीं है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि अगर कोई शख्स मजबूर है, उसका राइट ऑफ वोट अगर सेटल्ड होता है या वो राइट ऑफ वोट उसका असरअंदाज होता है, तो फिर हम सीक्रेसी को उसके ताबे समझते हैं। मतलब उसका वोट डलवाना उसका पहला हक है, उसके अगर उसको डालने के अमल में अगर सीक्रेसी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो कोई बात नहीं है। और उसमें एग्जाम्पल दी हुई है कि फिजिकल डिसेबिलिटी है, कोई शख्स आंखों से अंधा है, वो नहीं डाल, उसको मदद की जरूरत है किसी के, तो उस सूरत में सीक्रेसी बेशक जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन राइट ऑफ वोट उसका ना हो। उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की, अलावा किसी और बुनियाद के ऊपर आप किसी की सीक्रेसी जो है वो ले नहीं कर। अच्छा, तो फिर ये सर बताएं कि जो हिदायत या जो ये रिकमेंडेशंस कह लीजिए जो दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कि जी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकें, ये भी ज़ाहिर है आपका काम है और इस कानून के तहत आपको ये करना होगा, तो वो फिर किस तरह जो है इलेक्शन कमीशन उसको नाफिज़ुल अमल करेगा? देखिए उसके लिए तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा कि वो बेस्ट क्या हो सकती है टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी है जो करप्ट प्रैक्टिसेस को पकड़ना मुश्किल है, उसके लिए तो सेपरेट एविडेंस चाहिए होता है। आप इसमें टेक्नोलॉजी में तो यही कर सकते हैं कि जो है आप नादरा का जो डेटाबेस है उसको इस्तेमाल करें ताकि गूगल पर आदमी वोट ना डाल दे, वही डाले जिसका वोट है। और इसी तरह से और जो कंप्यूटराइज्ड जो तरीके हैं किसी की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने की, वो भी आप कर सकते हैं। तो वो चीजें हैं, उससे ये नहीं कि सीक्रेसी इसकी जो खत्म की जाए, ये मुराद उनकी नहीं है, उनकी डायरेक्शन में ये बात नहीं। उन्होंने कहा कि सीक्रेसी को आप छोड़ दें, सीक्रेसी की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा सर कि आज 4-1 से जो है वो जजेस के बेंच ने ये रिमार्क्स, ये रिकमेंडेशंस दी अपनी। जस्टिस याहिया ने इस चीज़ से जो है वो इख्तलाफ किया। आप उनकी इस इख्तलाफ को, उनके इस फैसले को कैसा देखते हैं? क्या राय आपकी इस बारे में? नहीं देखिए ना, वो तो मेजॉरिटी कोर्ट की जो हमेशा वाली मेजॉरिटी होती है, तो इसलिए यहाँ तक ओपिनियन है वो तो वही है जो 4 जजेस की है, वो तो डिसेंटिंग व्यू है। वो उसमें मेरे नजदीक बहुत वजन है जो याहिया साहब ने कहा है कि मेरे नजदीक तो ये रेफरेंस बनता ही नहीं था, सर से नहीं बनता था, क्योंकि आइन इतना वादे है इसके बारे में कि आप किस बात में रेफरेंस कर रहे हैं। और दूसरा मुझे हैरत है सुप्रीम कोर्ट के जो इतने लंबा चौड़ा सुनी है और सुनने के बाद फिर फैसला तो यही लेना पड़ गया कि हाँ ठीक है ये आइन के तहत इलेक्शंस हैं, और जब आइन के तहत इलेक्शंस है तो जो आइन की शिक है वो उसको अप्लाई करेगी, और वो शिक क्या है, ये है कि सीक्रेसी सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। तो एक एक्सेप्शन की बात उन्होंने कर दी है कि कहीं अगर कोई ऐसी दुश्वारी आ जाती है जिसका 67 सुप्रीम कोर्ट में जिक्र है, उस सूरत में आप इसको एब्सोल्यूट या आइडियल और ना समझे, वो ज्यादा अहम होगा कि वोट चल जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा इससे कोई फर्क पड़ता है। तो ओपिनियन जो थी आज भी जो दे रहे हैं वही है जो कि पहले दिन दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हामिद खान साहब मौजूद, तहरीर कानून है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अदील वड़ाइद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी करीब से सारे केस को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। वेलकम टू द शो। वड़ाइद साहब, ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स दिए गए, जो कोर्ट रूम का माहौल था, एक तो थोड़ा सा हमें वो बताएं कि हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया बैलेट को ही कहा कि इसी का इतलाक होगा, लेकिन साथ ही साथ जो दायमी खुफिया रहना है वोट का, उसका भी जिक्र किया। थोड़ी सी इस पॉइंट की क्लैरिटी कीजिएगा कि क्या इस पर बहस हुई। देखें, आज सिर्फ अनाउंसमेंट थी इस राय की, और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, 3 रुकनी बेंच था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला पढ़ के सुनाया और बड़ा मुख्तसर सा फैसला था, चंद मिनट्स में उन्होंने पढ़ के सुनाया, जिसमें उन्होंने 3 चीजें उस वक्त वाज़ेह हो गई थी और इससे मुताल्लिक जो रिपोर्टिंग उस वक्त देखने को मिली वो बड़ी डिफरेंट रिपोर्टिंग थी। जो कमरा अदालत में अनाउंस हो रहा था, बाहर कुछ और चल रहा था। फिर उसके बाद जब तहरीरी इसमें ऑर्डर आ गया, इस राय के हवाले से तहरीरी ये सब कुछ सामने आ गया, तो फिर काफी चीजें क्लियर होने लगी। लेकिन अभी भी इसमें अभाम कुछ लोग समझते हैं, पाया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक क्लैरिटी नहीं ले सका इस हवाले से कि उसने परसों करना क्या है। 3 चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया है कि सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून दोनों के तहत हैं। यानी हुकूमत का सवाल ये था कि क्या ये आइन के तहत है और आइन के आर्टिकल 226 का इस पर इतलाक होता है, तो अदालत ने कहा ये आइन और कानून दोनों के तहत है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, ये दायमी नहीं है, ताक़यामत नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि एक दफा बैलेट में वोट चला गया तो उसके बाद ये ट्रेसेबल हो सकती है या होनी चाहिए। और तीसरी बात जो अदालत ने की वो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218(3) और 220 के तहत इसके पास इख्तियार है और इसकी जिम्मेदारी है शफाफ, फेयर, जस्ट इलेक्शन कराना, और इसके लिए वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी उसे करना चाहिए। और इस हवाले से अब ये जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें बाउंड नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि बार कोड लगाएं, सीरियल नंबर लगाएं। अदालत ने कहा है कि आप कुछ भी करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इंतजामिया आपके अंडर है, आपके पास 220 के तहत पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज आपके अंडर है, आपने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं। अब इसमें इलेक्शन कमीशन के लिए कोई, कुछ लोग कहते हैं जी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि उसने करना क्या है, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि बड़ी वाज़ेह गाइडलाइंस हैं कि सीक्रेसी जब एब्सोल्यूट नहीं रही और आपको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कहा है तो फिर ये आप पर बाइंडिंग है। लेकिन इसमें अदील कुछ माहिरीन का ये भी कहना है, कानूनी माहिरीन का, 218 सबसेक्शन 3 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि इसके तहत जो स्पेशल केसेस हैं उसमें इसका इतलाक किया जाएगा, उसकी सीक्रेसी ब्रीच हो जाएगी, या उसकी प्रोविजन है जिसके पुराने केस का उन्होंने आज रेफरेंस भी दिया और उन्होंने कहा कि ये केस है जिसके अंदर हमारी जजमेंट मौजूद है। तो इसका इतलाक माहिरीन का ख्याल ये है कि ऐसे केसेस पे होता है जैसे कोई पहुंच नहीं सका, या किसी को माजूरी है, या कोई प्रॉब्लम हो गया, या किसी के बिहाफ पे जो है वो किसी से हेल्प ली जा रही है, उस पर इतलाक है, नॉट ऑन ऑल ऑफ द वोटर्स। देखें जी, ये 1967 के जिस केस का हवाला अदालत ने दिया है, अदालत ने आईनी सवाल की तशरीह कर दी है, अदालत ने आईनी शिकों की तशरीह कर दी है। अब लोग इसमें उस तशरीह के अंदर से में लिखी हुई बातों की तशरीह करने पे लगे हुए हैं कि ये तो जी इसका मतलब ये था, उसका मतलब ये था। भाई, सेनेट इलेक्शन के हवाले से एक सवाल गया है, उसका जवाब आ गया है और उसमें उन्होंने लिख दिया है कि सीक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो बात खत्म हो गई। जब सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है और इलेक्शन कमीशन को राह दिखाते हुए ये कहा है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप इकदामात उठाएं, ये आपके पास पावर्स हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह नहीं करेगा? कल को एक भी केस रिपोर्ट हो गया, कल को KPK वाली 2018 की सूरत हाल सामने आ गई, तो उसके बाद फिर लोग तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाएंगे। देखें जी, आपने तो कहा था ये करें और ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ये भी कोई जवाब नहीं है कि 3 तारीख को इलेक्शन आ रहा है और 3 तारीख जी एक दिन रह गया। इलेक्शन 11 मार्च तक जा सकता है। हाँ, 11 मार्च से आगे नहीं जा सकता क्योंकि एक आईनी उस पे कदगन है, वो 1 महीने का जो टाइम फ्रेम है मुद्दत खत्म होने का, उसके अंदर इलेक्शन कराना होता है। लेकिन ये जो 3 मार्च है, ये तो इलेक्शन कमीशन के अपने पास इख्तियार है, इसको 1-2 दिन आगे भी कर सकते हैं। बहरहाल 3000 तो बैलेट पेपर छपने हैं, उन बैलेट पेपर्स को चारों सूबों में पहुंचाना है कोई ये बड़ा टास्क नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। वो जो करोड़ों बैलेट पेपर छपवा के चंद दिनों में पहुंचाता है, तो 1-2 रोज में
3,000 बैलेट पेपर छपवा कर पहुंचाना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की राय को इस अंदाज में नजरअंदाज इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस पर कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन एक ये भी राय अदील पाई जाती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं, उनकी तरफ से कोई एंडोज नहीं की जा रही चीज़, कोई फैसला नहीं है। सो रिमार्क्स आर रिमार्क्स, वो कोई जजमेंट नहीं है, कोई फैसला नहीं उन्होंने सादिर किया। ये पॉइंट कितना लीगली स्ट्रांग है अपोजिशन का? देखें जी, ये एक आइन के आर्टिकल 186 के तहत, एक आईनी तरीकाकार के तहत अदालत से पूछे गए सवाल पर आईनी राय दी है। क्या किसी इदारे में इतना दम है कि वो बोले जी मैं सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं मानता? ये तो तजियाकार सारे अपने अपने मतलब की तशरीह कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी हुकूमत इसमें केस हार गई, और फिर साथ ये कह रहे हैं देखें जी जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिख दिया। भाई इख्तलाफी नोट किस चीज पे आया है? कुछ लोग कह रहे हैं जी रेफरेंस फारिग हो गया। इख्तलाफी नोट आया ही इस बात पे है कि रेफरेंस जो है वो फारिग नहीं हुआ। और हुकूमत क्या कह रही थी? हुकूमत क्या ये रही थी कि इसको ट्रेसेबल बना दें। इसके मुताबिक अगर सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो ये इसका मतलब है ये ट्रेसेबल बन रहा है। तो किस तरह वो मौकफ जो है उनका मुस्तरद हो गया? हर बंदा अपनी अपनी मर्जी की तशरीह कर रहा है। बहरहाल बहसीयत कोर्ट रिपोर्टर अदालत में मैंने जो सुना वो आपको इस सामने मैंने ये 3 चीजें बयान कर दी हैं। ठीक है। अच्छा, जिनमें से मुझे एक अदील एक बड़ी अहम सवाल वो ये मुझे बताइएगा, अब इलेक्शन कमीशन का इजलास भी आपको पता है कुछ देर पहले तक जो है वो जारी था। अब इलेक्शन कमीशन इस सारे फैसले, इसके सारे रिमार्क्स को, रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट की कैसे देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है? परसों उन्होंने क्या करने जाना है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की हमने तारीफ बहुत सुनी है, लेकिन अब व्हाट इज ही प्लानिंग एंड गोइंग टू डू? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी लीगल टीम से भी राय ली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईटी की टीम से भी राय ली है कि डूएबल क्या है, क्योंकि दिन कम है। अब जाहिर है कुछ सॉफ्टवेयर तो उसके लिए बन नहीं सकता, कुछ डेटाबेस, कुछ सिस्टम, कोई सर्वेलेंस का सिस्टम तो बन नहीं सकता। इसके लिए जो भी करना है मैनुअली करना है। उसके लिए जो सबसे आसान चीज अभी तक सामने आई है उसमें कोई निशानी, बार कोड, कोई ऐसा जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस चीज को ट्रेस कर सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर सका, और इलेक्शन कमीशन हुकाम रात गए वहां पर बैठे रहे, आला हुकाम बैठे रहे, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन सामने नहीं आ सका कि उसने कमीशन इस पर करना क्या है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुबह तक ये चीज जो है वो क्लियर होगी कि इलेक्शन कमीशन ने करना क्या है। इस बात के भी इम्कानात हो सकते हैं कि इलेक्शन शायद एक आध दिन आगे भी ले जाया जा सकता है, इम्कानात की बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि उस इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल जारी करता है तो पोल डेट खुद इलेक्शन कमीशन ही चूंकि डिसाइड करता है इसमें, और उसके पास मार्जिन है। 11 मार्च तक का मार्जिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। देखते हैं कि अब ये इलेक्शन की डेट आगे पीछे होती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि एक दिन में वो तमाम इंतजाम कर। वेरी क्विकली वन लाइनर एक अदील आंसर दीजिएगा। वफाक के अंदर मौजूद है, बड़ी करीब से देख रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी और डॉक्टर हफीज शेख। वफाक किसका फैसला करने जा रहा है? यकीनन हफीज शेख साहब के हक में फैसला होता नजर आ रहा है। देखें, ये एक सीट है जिसपे अब जिदबाजी है, जंग है। ये तो केपीके में उन्होंने लोग ट्रेस कर लिए थे। ठीक है जी, हफीज शेख के हक में जो है वोट ज्यादा नजर आ रहे हैं। अदील वड़ाइच साहब का एक ऐसा मौजूद थे, वक्त की कमी, उसके लिए हम माजरत चाहेंगे। बहरहाल इंशाल्लाह आपसे कल जरूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।